बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब हम बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखें, equilibrium constant in terms of law of mass action. The law of mass action may be applied to a reversible reaction to derive a mathematical expression for equilibrium constant known as law of chemical equilibrium. मतलब equilibrium constant को कैलकुलेट करने के लिए हम law of mass action की मदद लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं law of chemical equilibrium. देखें जरा, let us consider a reversible reaction. A plus B is in equilibrium with X plus Y, which an equilibrium exists between the reactant A and B in the product X and Y. तो बेटा हमारे पास रिएक्शन क्या थी, हमारे पास रिएक्शन थी A plus B which is in equilibrium with X plus Y. So अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही होगी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही होगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो हुई वो क्या हुई सर, A प्लस बी जिसने मुझको दिया X प्लस वाई। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, हालांकि आगे वो लिखी होगी लेकिन मैं फिर भी आपके सामने यहां लिख देता हूं, बैकवर्ड रिएक्शन होगी X प्लस वाई गिव्स अस A प्लस बी। चूंकि हम यहां पर अभी सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहां पर रिवर्सिबल का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की अलग अलग बात कर रहे हैं, सेपरेट बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के क्या थे, ए और बी। तो R इज इक्वल टू, उन्होंने क्या लिखा, R इज इक्वल टू लिखा KF एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। फिर से मैं आपको यहां बता रहा हूं कि मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन थी A प्लस बी जो मुझे दे रहा था X प्लस वाई। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए, जो कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है सर, तो क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन लिख रहा हूं किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो मैंने ऐसे स्पेसिफाई कर दिया, मुझे देखने से पता चल जाएगा कि ये रेट लॉ जो मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ये रेट लॉ मैंने लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KF। अब ये K क्या है पता है, रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, लेकिन किस रिएक्शन का सर, फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसीलिए मैंने F लिखा है, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। देखिए यही बात यहां पर हमने रिप्रेजेंट की है। फिर KF is the rate constant for the forward reaction, A and B are the molar concentration। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बोलेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया ये तो एक्टिव मास है क्योंकि इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एक्टिव मास है क्योंकि हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। सिमिलरली द बैकवर्ड रिएक्शन, तो बेटा बैकवर्ड रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था भैया, उसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन हुई थी X प्लस वाई, जो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा A प्लस बी। दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखूंगा तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इट इज RB, R इज द रेट एंड B इज बैकवर्ड। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सॉरी KB, rate constant of backward reaction, again active mass of X into active mass of Y. So this is the rate law for backward reaction. आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। Concentration of product X and Y are respectively at equilibrium. The rate of two opposite reaction becomes equal. रुक जाते हैं, यहां रुक जाते हैं, यहां कुछ समझना पड़ेगा, यहां किसी चीज पर फोकस करना पड़ेगा। क्या चीज पर फोकस करना है,
क्योंकि अब मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लॉ भी लिख लिया है, उसकी बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट लॉ लिख लिया है। अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? मेरी हेडिंग क्या थी? मेरी हेडिंग थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरी हेडिंग क्या थी? मेरी हेडिंग थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे कैलकुलेट करूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में? प्रीफिक्स क्या है? इक्विलिब्रियम। अच्छा हाँ, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कब मिलता है? हाँ सर, आपने बताया था जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, रेट सेम हो जाता है, रेट इक्वल हो जाता है, तब मुझे क्या मिलता है? तब मुझे मिलता है इक्विलिब्रियम। मतलब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए? सर बराबर होना चाहिए। अच्छा यही लिखा है क्या? हाँ यही तो लिखा है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शंस बिकम इक्वल। वाह यार, ये भी वही लिख रहा है। Therefore, at equilibrium, where Kb is the rate constant of backward reaction and X and Y are the molar concentrations. So, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. आ गई बात? अब देखो, ये मैंने जो लिखा था रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो यही था KF क्या था? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। A and B are the active mass of the reactants respectively. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमने क्या लिखा था? KB क्या था? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। X and Y are the active mass of the reactants. तो अब क्या किया हमने, मैं लिखकर बताता हूं। मेरे पास था KF active mass of A into active mass of B, it must be equal to KB active mass of X into active mass of Y. अब मैथ्स है भैया, थोड़ा सा देखना, आसान मैथ्स है। ये KF था और इस KB को यहां ले आया, तो ये KF अपॉन KB हो गया, इज इक्वल टू, ये क्या है? X इंटू वाई है, और अपॉन में क्या आ गया? A इंटू P। तो KF अपॉन KB is the ratio of the rate constant of forward and backward reaction, and this is actually equilibrium constant K। यही है equilibrium constant। तो अब बेटे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे K से रिप्रेजेंट किया है, दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। हैं सर, इसको भी दो तरीके से कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। कैसे कर देंगे? एक तो मैं लिखूंगा K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of rate constant of forward and backward reaction। और बेटा ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इन जनरल इसे भूल जाते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छी बात है सर, हम ध्यान रखेंगे, हम नहीं भूलेंगे बेटा, ध्यान रखना। और क्या? K is the ratio of concentrations of product and reactants at equilibrium। एट इक्विलिब्रियम लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ही तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं। इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन का मैं रेशो ले रहा हूं ना, वो कॉन्सेंट्रेशन भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का तो है, लेकिन कब है? सर इक्विलिब्रियम पर है। कब है? इक्विलिब्रियम पर। किसी भी समय पर बोलूंगा तो ये के नहीं होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर बोलूंगा तभी ये के होगा।
याद रखना है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंबाइंड कांस्टेंट K which is equal to, देखिए जो बात मैंने वहां लिखी थी, is called equilibrium constant and has a constant value for a reaction at a given temperature। ये क्या कहना चाहता है समझे जरा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स है, मैं कहूंगा होना भी चाहिए, आप कहोगे क्यों। मैं कहूंगा होना भी चाहिए, आप कहोगे क्यों, तो मैं कहूंगा कि भैया किससे डराइव किया है, सर आपने तो रेट कांस्टेंट से डराइव किया है। रेट कांस्टेंट को और क्या कहते हैं, सर 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 स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, सर इसीलिए कहते हैं कि वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। हमेशा याद रखना, इसका वैल्यू कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इसकी चर्चा करेंगे। The above equation is known as the law of chemical equilibrium. Yes, we know this. For a general reaction of the type AA plus BB gives us CC plus DD। अब तक ये बात हमारे समझ में आ गई है, लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा तुमको। क्या रिएक्शन है, AA plus BB is in equilibrium with CC plus DD। हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझते जाना बच्चों। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी सर, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी AA प्लस BB सिंगल एरो CC प्लस DD। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल यही होगी। फिर मैं कहूंगा बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, CC प्लस DD gives us AA प्लस BB। बच्चों होगी या नहीं, आपका जवाब मुझे सुनाई दे रहा है, हाँ सर होगी, सर होगी। ठीक है भैया, ये तो मैंने अलग अलग लिख दिया। अब देखना, अगर मैं इसका RF लिखता हूं, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखता हूं, तो अगर मैं इसे ऐसा लिखूंगा तो आप लोग बोलोगे हाँ सर अब तो समझ में आ रहा है सर। वही लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of any chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of reactants। Here reactant in the forward reaction are A and B, so A to the power A, ये बताया था कि coefficient exponent के फॉर्म में आएंगे B to the power B। सर इसके लिए हम खुद बोलेंगे, मैंने कहा बोलो, आप बोल रहे हो RB is equal to KB C to the power C D to the power D। अरे वाह बिल्कुल सही बोला है तुमने तो भाई। अब क्या करें सर, अब तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। मैं कहूंगा क्यों, तुम बोलोगे सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सर, आप भूल जाते हो। क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, सेम होती हैं। अच्छा सर अब आप ऐसा करो, लिख दो RF बराबर RB। मैं कहूंगा ओके, RF क्या था, KF A to the power A B to the power B is equal to KB C to the power C। अरे KBC और D to the power D। वाह बहुत बढ़िया, अद्भुत। क्या कर दें, KF अपॉन KB कर दें, KF अपॉन KB। और KF अपॉन KB सर अभी तो आपने बताया था ये रेशो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है। मैं कहूंगा हाँ बच्चों तुमको याद है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। K इज इक्वल टू क्या आ गया, K इज इक्वल टू आ गया C टू दी पावर C D टू दी पावर D अपॉन A टू दी पावर A इंटू B टू दी पावर B। अरे सर यही तो लिखा था, तो मैं कह रहा हूं बच्चों यही तो समझा रहा हूं कि कैसे आ गया ये। उम्मीद करता हूं कि ये बात तुम्हारे समझ में 100% आ गई होगी। देख लो K क्या है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। देखो ये क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बट एट आंसर है इक्विलिब्रियम, बट एट इक्विलिब्रियम। सो इस प्रकार से हम K को डराइव करते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर से वही A B C D क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं, हमें पता है। Thus the equilibrium constant may be defined as, देखना ये निश्चित रूप से क्या बोलेगा, ये निश्चित रूप से वही बोलेगा जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था,
रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। टेंटन, अरे ये तो वही लिख दिया, the ratio between the product of molar concentration of the product to that of the molar concentration of the reactant with each concentration term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient। सर ये तो आप हमें पहले ही बता चुके हो कि क्यों stoichiometric coefficient as an exponent आ जाते हैं in the rate law। अब आ गई भैया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो इन कैरेक्टरिस्टिक से पूछे जाएंगे। सर ऐसी बात है? मैं कहूंगा हाँ बेटा। नंबर 1 देखना जरा, नंबर 1 पढ़ते हुए क्या ये बात याद आ रही है क्या कि सर आपने हमें ये बताया था, क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को रेट कांस्टेंट से डिराइव करते हैं। रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किसी रिएक्शन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू फिक्स होगा। whatever the initial concentration of reactant doesn't matter। रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यही लिखा है क्या? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, the value of equilibrium constant is independent of the original concentration of reactant। for example the equilibrium constant for the reaction, इस रिएक्शन के लिए जो हमें दे रखी है, इसके लिए आप देखिए K का रिप्रेजेंटेशन तो मैंने सिंपली लिखा, this is the product upon these are the reactants। एक फिक्स टेम्परेचर क्या है ये? 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। इस पर इस रिएक्शन के K की वैल्यू है ये। K की वैल्यू क्या है? ये। सर K की वैल्यू जो है वो अब क्या इन Fe+3 माइनस FeSCN+2 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी? मैं कहूँगा कभी नहीं करेगी। इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी बना रहे, एक फिक्स टेम्परेचर पर इस रिएक्शन के लिए या किसी भी दूसरी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अरे फिर से वही बात सर, आप बार बार पहले बोल देते हो whatever may be the initial concentration of the reactant, the value of K comes out to be this at the fixed temperature। समझ में आ रही है बात? K केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? K केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बार बार ये स्टेटमेंट बोला है, whatever the initial concentration। The equilibrium constant has a definite value for every reaction at a particular temperature। हाँ यही बात तो अभी बताई थी कि भैया कुछ भी हो जाए, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर K का वैल्यू भी फिक्स होगा। However, it varies with the change in temperature। हाँ हमने ये बात तो कभी कही नहीं, हमने कहा एक फिक्स टेम्परेचर पर वैल्यू फिक्स होगी। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो K की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। K की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। The equilibrium constant for the reaction between hydrogen and iodine to form hydrogen iodide is 48 at 717 Kelvin। देखिए जरा, ये रिएक्शन है H2 plus I2 जो मुझे दे रहा है 2HI। के हमने कैसे लिखा? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि कॉफिशिएंट यहां पर कितना है? कॉफिशिएंट है यहां पर 2, इसीलिए यहां पर पावर I2। यहां कॉफिशिएंट्स क्या हैं? यहां है कॉफिशिएंट 1 and 1, तो ये ऐसा लिख दिया भैया। तो उन्होंने बोला 717 केल्विन पर इसके लिए K का वैल्यू फिक्स है। 717 केल्विन पर इसके लिए K का वैल्यू क्या है? K का वैल्यू फिक्स है। कितना है? 48। समझना, इस रिएक्शन के लिए। अगला, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द
बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात भी मेरे समझ में आ रही है बेटा, के फॉरवर्ड is the reciprocal of K backward. यहां K क्या है? यहां पर है K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर मुझे कोई रिएक्शन दी है, समझना जरा, मैं इसी रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं जो अभी मैंने पहले देखी थी। H2 plus I2 is in equilibrium with 2HI। तो अगर इस रिएक्शन के लिए K फॉरवर्ड 48 है, किसके लिए? इसके लिए। तो अगर आपसे इस रिएक्शन के लिए उसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए बच्चों, याद रखना, उसी टेम्परेचर पर यानी कि 717 केल्विन पर इस रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए पूछता है, तो इट इज 1/48। क्या हो जाएगा? 1/48, जो बात मैंने यहां पर लिखी थी। देखिए एग्जाम्पल, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 717 केल्विन पर इस रिएक्शन के लिए 48 है, then the equilibrium constant for the decomposition of hydrogen iodide is the inverse of the above equilibrium constant। ये देखिए जो चर्चा मैंने आपसे की थी कि भैया अगर रिएक्शन को पलट दोगे, रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओगे, तो K की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो जनरलाइज हमने यहाँ पर लिख दिया, K फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 1/K फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आशा करता हूँ ये बात, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू अगर मुझे पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू अगर मुझे पता है, तो मैं ये बता सकता हूं कि वो स्पेसिफिक रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होगी। वो स्पेसिफिक रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होगी। देखें जरा, द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल्स द एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। वाह। इफ वैल्यू ऑफ K इज लार्ज, then reaction proceed in the forward direction, and if it is small, the reverse reaction proceed। समझना जरा, आपको क्या करना है बेटा, K की वैल्यूज देखनी है। क्या करना है? K की वैल्यूज देखनी है। अगर बेटा K की वैल्यू, समझना, मेरे पास ये 3 केस हैं। अगर मान लो रिएक्शन के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो निश्चित रूप से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि K 1 से बड़ा कब होगा? K क्या था? समझना जरा बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। K था रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही था। हाँ, अब अगर ये 1 से बड़ा है, तो बेटा इस रेशो से ये 1 से बड़ा कब आ सकता है? जब न्यूमरेटर यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, डिनोमिनेटर यानी कि रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो। ये वैल्यू ज्यादा हो और ये वैल्यू क्या हो? कम हो। हाँ सर, तो प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा? जब रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा होगा, और रिएक्टेंट अगर डिकम्पोज हो रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? अरे सर ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही क्या आपके? मैं कहूंगा नहीं, मेरे नहीं आ रही, एक बार और बता दो। तो सर हमने पढ़ा था कि K जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इस K की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो वो कब होगी? जब होगी जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट में, मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का कम।
तो कब ऐसा होता है? हमें पता है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है. दैट इज वाई रिएक्शंस डेफिनेटली प्रोसीडिंग टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब अगर ये बात समझ में आ गई है और अगर मैं इसे लिख रहा हूं बैकवर्ड, तो तुम लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही. अगर लेस देन 1 है तो रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है. अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी. और अगर K की वैल्यू है 1, समझना बच्चों, K की वैल्यू है 1, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू सेम होगी. कब हो सकती है सर? ये तो इक्विलिब्रियम पर ही हो सकती है, क्योंकि आपने बताया है कि इक्विलिब्रियम पर उनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, सेम हो जाते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में. तो K की वैल्यू को देखकर मैं रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होगी ये जज कर सकता हूं, ये जज कर सकता हूं. अगला पॉइंट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. मतलब आप कैटलिस्ट को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी उस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुकी है या इक्विलिब्रियम अटेन करने जा रही है, ऐसी रिएक्शंस पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम. सर क्यों नहीं करता? पता तो होना चाहिए क्यों नहीं करता है सर. दिस इज सो बिकॉज द कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली. क्योंकि कैटलिस्ट को मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन में इंट्रोड्यूस किया. अब अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, तो जिस रेट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को इफेक्ट करेगा उसी सेम रेट से वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी इफेक्ट करेगा. अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लिया है तो वो रिएक्शन की रेट को घटाएगा, जिस रेट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को घटाएगा उसी सेम रेट से वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को घटाएगा. इसीलिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालती है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज अगर होगा तो K की वैल्यू भी चेंज होगी. K की वैल्यू भी चेंज होगी. किस प्रकार होगी, कैसे होगी, उसका एक इंट्रोडक्शन हम यहां लेते हैं, देखते हैं. उन्होंने बोला कि अगर टेम्परेचर T1 होगा, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है ना, तो अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 होगा तो इनिशियल टेम्परेचर T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू K1 होगी. अगर दूसरा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर T2 होगा तो उस फाइनल टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू K2 होगी. कैसे ये एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, कैसे टेम्परेचर के वेरिएशन पर K की वैल्यू चेंज होगी, वो हम देखते हैं. इस वांट ऑफ इक्वेशन से हम इस चीज को चेक कर पाते हैं. ये वांट ऑफ इक्वेशन हमें बताता है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर, एंड दिस इक्वेशन इज log of K2 minus log of K1 is equal to minus delta H upon 2.303 R 1 upon T1 1 upon T2 minus 1 upon T1. इसे और कैसे लिखते हैं, क्या इसका इनिशिएशन होता है, कैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम K और T के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारी अगली स्लाइड में. और तब हम समझेंगे कि K और T कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं. चलो बच्चों, मैंने आपसे बात की थी कि हम टेम्परेचर और K के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि K केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड इट्स वैल्यू चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ K का वैल्यू भी चेंज होता है. सर कैसे होता है? तो इट इज़ थ्रू वांट ऑफ इक्वेशन. ये इसका एक तरीका यहाँ पर लिख रखा है. होती क्या है वांट ऑफ इक्वेशन, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन कई बार आता है. सो दिस इज द एक्चुअल वांट ऑफ इक्वेशन ना. इसे हम आगे जब एक्सपांड करते हैं तब हम इस इक्वेशन पर पहुंचते हैं. कैसे, मैं आपको बता रहा हूं. K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी. तो E दैट इज एक्सपोनेंट, मुझे इसे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, मतलब ln या लॉग बेस E.
तो मैंने लिखा बच्चों ln k इज इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लिया वैसे ही एक्सपोनेंट e जो है वो हट गया। इसे मैं और कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैं जब वैल्यूज को फाइंड आउट करता हूं तो मैं कभी नेचुरल लॉग की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करता, मैं हमेशा लॉग बेस 10 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं? लॉग बेस 10 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। देखते हैं जरा, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा log k इज इक्वल टू log a माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT। सर ये आपने कैसे लिख दिया? सर ये तो हमें नहीं आता, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास अगर ln a है तो ln a को मैं 2.303 log a लिख सकता हूं। दिस इज द रिलेशन। इस रिलेशन का उपयोग करते हुए मैंने ln को log में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सपोज वी हैव टू टेम्परेचर्स, दो टेम्परेचर्स हैं और दो टेम्परेचर्स के आधार पर इस रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब आप देखिए यहां लिखा हुआ है 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, तो उसके साथ यहां नेगेटिव साइन है। मैंने यहां पर लिख दिया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो उसके साथ यहां पर पॉजिटिव साइन है। तो दोनों इक्वेशन सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है। तो यहां पर क्यों T1 और T2 को हमने क्या कर दिया है? एक्सचेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, इनकी पोजीशंस को बदल दिया है। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, log ऑफ K2 अपॉन K1, क्योंकि ये भी log की एक प्रॉपर्टी है, डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो बेटा T1 और T2 तो तुम्हें पता है क्या है, और K1 और K2 भी तुम्हें पता है क्या है। K1 is the equilibrium constant of any reaction at temperature T1. K2 is the equilibrium constant of that reaction at temperature T2. तो K1, K2, T1, T2 we know. डेल्टा एच पता था, उस रिएक्शन के लिए एनर्जी चेंज, जो भी रिएक्शन मुझे दे रखी है उसके लिए एनर्जी चेंज, दैट इज एंथैल्पी चेंज। सर आर क्या है? तो बेटा आर हम सभी जानते हैं, इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहां इस स्पेसिफिक इक्वेशन में हम इसका वैल्यू या तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लेते हैं। अब फिर से आप बोलोगे सर मैं कौन सी वैल्यू रखूं, मैं 8.314 रखूं या मैं 2 रखूं, ये मैं कैसे पता करूंगा? तो मैं कहूंगा बेटा ये डेल्टा एच के यूनिट से हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर डेल्टा एच का यूनिट जूल्स में है तो मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा, और अगर डेल्टा एच का वैल्यू कैलोरीज में है तो मैं कैलोरीज वाली वैल्यू रखूंगा। मैं आशा करता हूं ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। ये मैंने अभी आपको सिर्फ वांट ऑफ इक्वेशन बताई है। सिर्फ कौन सी इक्वेशन बताई है? वांट ऑफ इक्वेशन। चलिए, the effect of temperature can be studied in the following 3 cases. These 3 cases are very important question as it is exam में आता है। when delta H is equal to 0, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज। अगर डेल्टा H की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही हीट इवॉल्व हो रही है। अगर डेल्टा H की वैल्यू 0 है तो मैं बोलूंगा देयर विल बी नो चेंज इन दी एनर्जी और इन दी एंथैल्पी। मींस व्हाट? कि रिएक्शन में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना ही एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ऐसे केसेस में क्या होगा भाई? डेल्टा H की वैल्यू 0 है तो log K2 माइनस log K1 0 हो जाएगा, मतलब K2 और K1 बराबर हो जाएंगे, log K2 और K1
बराबर हो जाएंगे। सर कैसे, सर कैसे? तो बेटा मैं आपको बोलूँगा, देखो मैंने आपको अभी अभी इक्वेशन बताई थी, log of k2 माइनस log of k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। तो बच्चों अगर डेल्टा एच की वैल्यू जीरो है तो ये ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच जीरो है, मल्टीप्लाई करूंगा जीरो का किसी के साथ भी क्या हो जाएगा, इट्स बिकम जीरो। तो देखिए log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1 ये क्या हो गया, ये हो गया शून्य, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ log ऑफ k2 इज इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ k1। अरे वाह, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया k2 इज इक्वल टू k1। यही चीज हमने यहां पर समझाई है। Thus इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स सेम एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर पर ऐसे केसेस में k के वैल्यूज सेम होंगे सभी टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। मैथमेटिकली सारी चीजें हम देखते हुए चल रहे हैं, इसलिए कोई भी गुंजाइश कंफ्यूजन की यहां नहीं बचती है। अब आ गए जी पॉइंट नंबर 2 पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है। यहां से हम जो एक और चीज देखेंगे वो हमें ली शटलियर प्रिंसिपल में आगे काम आएगी। देखें, व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हो गया हीट एब्जॉर्व की गई है बेटा। हीट जब भी एब्जॉर्व होती है मतलब रिएक्शन जब भी एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि हीट एब्जॉर्व केवल किस केस में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में होता है। तो जब भी हीट एब्जॉर्व होती है, जब भी हीट एब्जॉर्व होती है, रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक और डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ऐसे केसेस में जो फाइनल टेम्परेचर होता है T2 वो इनिशियल टेम्परेचर T1 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हीट क्या हुई है, एब्जॉर्व हुई है। तो जब हीट एब्जॉर्व हो जाएगी तो निश्चित रूप से एब्जॉर्व के बाद जो टेम्परेचर होगा वो पहले वाले केस से ज्यादा होगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। ये वाला पॉइंट जो है ना बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब T2 इज हायर देन T1 तो लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज पॉजिटिव। K2 में से K1 को घटाऊंगा तो वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव आएगी तो कब आएगी भाई, जब मैं x में से y को घटा रहा हूं और वो चीज पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है कि x बड़ा है और y छोटा है, मतलब log ऑफ K2 इज ग्रेटर देन log ऑफ K1, मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1। तो देखना जरा बेटा, T2 T1 से बड़ा था एंडोथर्मिक के केस में, और K2 भी K1 से क्या है, बड़ा है एंडोथर्मिक के केस में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर इस बात का क्या अभिप्राय है, इस बात का अभिप्राय ये है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K का वैल्यू भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे K का वैल्यू बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटाते जाओगे K का वैल्यू घटता जाएगा। पॉइंट नंबर सी पर आ गए। पॉइंट नंबर सी क्या है जी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है। केवल किस केस में होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में होती है। किस केस में होती है, एक्सोथर्मिक। अब समझना बेटा, किसी प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हो रही है तो आफ्टर द लिबरेशन ऑफ दैट हीट, आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ दैट हीट, हमारी जो बॉडी है वो ठंडी हो जाएगी। मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा।
कम होगा, इज लोअर देन T2। अब क्या हो गया जी, अब ये हो गया कि भैया डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो मैं साफ साफ क्या कह सकता हूं, सॉरी क्या किया हमने, 1 मिनट, सही किया, सही किया, दिस इज लोअर देन T1। तो K2 माइनस K1 अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि K2 इज स्मॉलर देन K1, K2 इज स्मॉलर देन K1। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हायर टेम्परेचर पर कम होगी और लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर जो होगा वो K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो K कम होगा और टेम्परेचर घटाऊंगा तो K ज्यादा होगा। और एंडोथर्मिक में क्या था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अब ये हमसे क्या कह रहा है, अब ये हमसे कह रहा है कि सर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री पर भी डिपेंड करती है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पर भी डिपेंड करती है। स्टोइकियोमेट्री मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो आप चेंज कर रहे हैं। देखते हैं जरा क्या कहना चाहते हैं इस बात से। अगर कोई इक्वेशन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, उसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो आफ्टर द डिवीजन ऑफ 2 जो नया इक्वेशन होगा उसका K रूट ओवर K होगा। कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये हमने देखा जी, हमारे पास जो रिएक्शन थी वो थी ये, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास मेन रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के लिए K मैं ऐसे लिखूंगा, ये बात आप सभी को पता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जब इस वाली रिएक्शन में मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे इक्वेशन मिली ये, तो मुझे इक्वेशन मिली। सर ठीक है सर, ये इक्वेशन मिल गई है। तो जब बेटा ये इक्वेशन मिली है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा K डैश, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर सही है। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर मैं K और K डैश के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं, अगर मैं K और K डैश के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा। मैं देख रहा हूं भैया सब तो सेम ही है, मतलब जो K डैश होगा वो रूट ओवर K के बराबर होगा या K टू दी पावर 1/2 के बराबर होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, अगर 2 से डिवाइड किया है तो नया वाला जो K होगा वो पुराने वाले K के रूट के बराबर होगा। सिमिलरली अगर किसी रिएक्शन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले के स्क्वायर के बराबर होगा। देखें जरा, यहां नहीं दिया है, हम इक्वेशन लिख लेते हैं। देखें जरा फिर से, मेरे पास था SO3 जो मुझे दे रहा है SO2 प्लस 1/2 O2। इसके लिए मैं K लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू दी पावर 1/2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3। दिस इज K फॉर दिस स्पेसिफिक रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑपोजिट प्रोसेस हो रही है, और ये अपोजिट मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है कि पिछले वाले एग्जाम्पल से आप इसे रिलेट कर पाए। इसके लिए मैं लिख रहा हूं K डैश। K डैश क्या होगा जी, SO2 का स्क्वायर इंटू O2 अपॉन SO3 का स्क्वायर, अपॉन SO3 का स्क्वायर। हाँ सर सही कह रहे हो आप,
तो अब जरा देखो इस k डैश और इस k के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या वो इसके बराबर आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो बेटा k डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k डैश इज इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर। तीसरा, if a chemical equation for a particular reaction is written in two steps having equilibrium constant k1 and k2, then the equilibrium constants are related as k is equal to k1 into k2। देखते हैं इसका एग्जाम्पल है या नहीं है। ये एग्जाम्पल है, N2 plus 2O2 gives us 2NO2, लेकिन इससे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिएक्शन A is in equilibrium with C, और इसके लिए ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k। ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है और वो दो स्टेप्स हैं A is in equilibrium with B and B is in equilibrium with C। The equilibrium constant for the first reaction is K1 and the equilibrium constant of second reaction is K2। When we add these two reactions, जब मैं इन दोनों reactions को जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है A is in equilibrium with C। तो मुझसे बोलता है कि बताओ ओवरऑल कांस्टेंट K और K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलेगा? हमारे दिमाग में चलेगा कि रिएक्शंस को जोड़ा है तो K भी जुड़ जाएंगे, लेकिन नहीं। यहां हमें ये पॉइंट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी किन्हीं दो रिएक्शंस को जोड़ा जाएगा, जब भी किन्हीं दो रिएक्शंस को जोड़ा जाएगा तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। जब भी किन्हीं दो रिएक्शंस को घटाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन आ रही है इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 से। सपोज पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटाने पर तुमको एक नई इक्वेशन मिल रही है, तो इसके लिए k जो होगा वो k1 अपॉन k2 होगा। अगर मान लो कोई इक्वेशन तुमको मिल रही है इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो k जो होगा वो किसके बराबर होगा? k2 अपॉन k1 के बराबर होगा, k2 अपॉन k1 के बराबर होगा। तो जब भी रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशो हमें लेना पड़ेगा, और जब भी रिएक्शंस का सम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स k का प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा। जैसे अब हम ये एग्जांपल देख रहे हैं कि ये रिएक्शन है N2 plus 2O2 gives us 2NO2 और विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैन बी रिटन इन टू स्टेप्स। कौन से दो स्टेप्स हैं वो? दीज आर द टू स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? N2 plus O2 gives us 2NO। दूसरा क्या है? 2NO plus O2 gives us 2NO2, और दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली क्या दे रखे हैं? K1 और K2। और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K। अब ये वाली जो रिएक्शन है मेन रिएक्शन, ये इन दोनों के किससे आएगी? इन दोनों के सम से आएगी। और जब इन दोनों के सम से आएगी तो मैं लिख सकता हूं कि k किसके बराबर होगा? k1 इंटू k2 के बराबर होगा। देख लीजिए, k1 इंटू k2 कर कर हमने वही चीज निकाली है और हमें मिल गया है इट इज k। तो हमने मल्टीप्लाई कर कर बताया कि पहली रिएक्शन के लिए k1 की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, दूसरी रिएक्शन के लिए K2 की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि पहली इक्वेशन के मेन इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर वो हमें मिल रहा है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की प्रॉपर्टीज समझ ली, लेकिन अब बात आई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कितने प्रकार का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने प्रकार का है? जनरली टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर यूज्ड। बेटा अगर मैं बात करूं ना तो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है Kc, एक होता है Kp, एक होता है Kx, लेकिन हमें Kp और Kc के बारे में ही पढ़ना होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इन जनरल देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला क्या है? पहला है Kc। पहला क्या है? पहला है Kc। Kc क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन वेरियस स्पीशीज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जब मैं एक्टिव मास के टर्म्स में K को कैलकुलेट करता हूं, एक्टिव मास के टर्म्स में K को कैलकुलेट कर रहा हूं, देन इट इज टर्म्ड एज Kc। Kp
जब मेरे पास गैसियस रिएक्शन है और मैं के को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, जब मेरे पास गैसियस रिएक्शंस हैं और मैं के को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, तब मैं उस के को कहूंगा केपी। केपी और केसी, केपी और केसी जो हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते, और ये कैसे रिलेटेड है? थ्रू दिस फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। तो जरा समझें कि पहले किसी रिएक्शन के लिए मैं केसी कैसे लिखता हूं और मैं केपी कैसे लिखता हूं। देखें जरा, केसी मैंने आपको बताया, जब के को आप किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, जब के को आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक्टिव मास के टर्म्स में लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिएक्शन ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। क्या हुआ? इसके लिए जब मैं के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा c टू द पावर c, d टू द पावर d, a टू द पावर a एंड b टू द पावर b एंड b टू द पावर b। समझना बड़े ध्यान से, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या है? ये एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे मैं लिखता हूं Kc। क्या लिखता हूं इसे? Kc। तो अगर मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में K को लिखता हूं तो वो K क्या है? वो K है Kc। सपोज वही रिएक्शन मेरे पास है, गैसियस फेज में रिएक्शन, गैसियस फेज में रिएक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? के। अगर मैं इसका के पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूं, किसके टर्म्स में लिख रहा हूं? पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो ये कहलाएगा केपी। ये क्या कहलाएगा? केपी कहलाएगा। है ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन किसके टर्म्स में है? पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है, इसलिए लिख रहा हूं के पी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर मैंने आपसे कहा कि केपी और केसी की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती हैं। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन होता है। यहां पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है? देखिए, आर है यहाँ गैस कांस्टेंट। अब देखिए, इस जगह गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको रखनी है ये एटीएम में भी यही है, 0.0831 या 821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। सेम बात है, दोनों यूनिट सेम है, परेशान नहीं होना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार। टेम्परेचर इन केल्विन है, कैपिटल टी। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। सपोज मेरे पास फिर से वही रिएक्शन है, ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस डी। अब ये रिएक्शन गैसियस फेज में है बेटा। मैं आपको डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करना बताऊंगा, है ना, यही मैं बता रहा हूं। बड़े ध्यान से समझना, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। यहां पर ये रिएक्शन मेरे पास गैसियस फेज में। गैसियस प्रोडक्ट क्या है? व्हाट आर द गैसियस प्रोडक्ट? गैसियस प्रोडक्ट्स है मेरे पास C प्लस डी, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट मेरे पास गैसियस हैं। व्हाट आर द गैसियस रिएक्टेंट्स? वो है मेरे पास A प्लस बी। तो उन्होंने मुझसे बोला है डेल्टा एन मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, डेल्टा एन मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैंने बोला जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस
reactant. So delta n is equal to C plus D, number of moles of gaseous product, minus A plus B, number of moles of gaseous reactant. So this is how we can calculate delta n. लेकिन अभी भी एग्जाम्पल्स खत्म नहीं हुए हैं, अभी हम फिर से चर्चा कर रहे हैं. देखना बेटा, फॉर एग्जाम्पल we have this. अब गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? सर ये तो एक ही गैसियस प्रोडक्ट है क्योंकि ये तो सॉलिड है, मेरे किसी काम का नहीं है. गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? सर 0, क्योंकि ये भी सॉलिड है, मेरे किसी काम का नहीं है. तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट दैट इज 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट दैट इज 0, यानी कि ये आ गया कितना? 1. फिर से एक और केस देखते हैं. मेरे पास है N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3. ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है. गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं मेरे पास? 2. गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं मेरे पास? 4, एक नाइट्रोजन का और 2 हाइड्रोजन के. तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2. तो डेल्टा एन की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या है? -2 है. क्या है? -2 है. तो बेटा इस प्रकार से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम डेल्टा एन के वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. और ये मैंने आपको रिलेशन बताया ही था. क्या रिलेशन है? Kp is equal to Kc RT to the power delta n. अब जब मैं बात करूंगा आगे, तो मैं बात करूंगा कि क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K की कोई यूनिट्स होती हैं, और अगर होती हैं तो क्या, क्यों होती हैं? क्योंकि वो रेशो है. इन जनरल तो हम देखते हैं कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है. यहां अगर यूनिट है तो कैसे होगी, क्यों होगी, कैसे हम उसे देख पाएंगे, क्या यूनिट कांस्टेंट होगी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में. थैंक यू.